स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठोस को परिभाषित किया था कि ठोस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके गुण क्या क्या हैं, ठोसों के गुण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। ठोसों के वर्गीकरण मतलब कि ठोसों का जो है बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ठोसों के वर्गीकरण को अगर देखें तो ठोसों का जो बंटवारा है, ठोसों का वर्गीकरण है, तो ठोसों को जो मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। ठोसों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है और जो पहला है उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है जिसमें पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग एक एक करके दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक होगा क्रिस्टलीय ठोस। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन होता है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की एक निश्चित संरचना होती है, तो संरचना होती है तो वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एक बार पुनः समझते हैं कि वे ठोस जिसके अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात हम कहें कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित संरचना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ठोस जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक ठोस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और उन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण। मतलब कि प्रत्येक ठोस जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जिन कणों से वो ठोस मिलकर बना है उन कणों को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण। तो यदि वे अवयवी कण एक निश्चित आकार में हैं, एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, तब हम उस ठोस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है NaCl, नमक। जो साधारण नमक होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का। तो एक बार पुनः समझिए कि वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि NaCl है, तो NaCl की निश्चित एवं नियमित संरचना क्या है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए NaCl जो है, एक Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो एक Na और एक Cl मिलकर NaCl का जो है एक परमाणु बनाता है, एक अणु बनाता है। तो NaCl फिर एक NaCl फिर NaCl ऐसे करके है। तो यहाँ पर निश्चित व्यवस्था, निश्चित संरचना को कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस Na के चारों ओर Cl है, इस Na के चारों ओर क्या है? Cl है। और ठीक इसके नीचे अगर देखें इस Cl के, तो इस Cl के चारों ओर Na है। तो यह एक निश्चित संरचना को प्रदर्शित करता है कि Na के चारों ओर Cl है और Cl के चारों ओर क्या है? Na है। अगर आप यहाँ से भी देखें
तो एक N एक Cl एक N एक Cl अल्टरनेट करके एक N एक Cl एक N एक Cl है, तो ये भी एक तरह की निश्चित संरचना ही हुई। अगर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो Na Cl और सबसे बेहतर जो है कि Na के चारों ओर Cl, Na के चारों ओर Cl और Cl के चारों ओर Na, तो इसको बोलते हैं निश्चित संरचना। तो एक बार पुनः समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो वे ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, अर्थात उनके अवयवी कणों की एक निश्चित संरचना होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, NaCl। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण में सबसे पहला गुण है कि क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित होती है। तो सबसे पहला गुण है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो निश्चित आकृति के होते हैं, उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो दूसरा गुण है कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। लंबी श्रृंखला का मतलब कि जैसे हम NaCl की ही बात करें तो Na के साथ Cl, फिर इसके साथ Na के बाद Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, एक लॉन्ग रेंज में जो है जुड़ा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था। ये ऊपर से नीचे की तरफ भी एक लंबी श्रृंखला लॉन्ग रेंज में जुड़ा होता है। तो ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो एक लंबी श्रृंखला में लॉन्ग रेंज के तहत जुड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो जो दूसरा गुण है वो है कि ठोसों के जो अणु हैं, वो ठोसों के जो परमाणु हैं वो दीर्घपरासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं। जो तीसरा गुण है वो है कि इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है कि किसी ठोस को दिया गया वह निश्चित तापमान जिस पर वह पिघलना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू करे तो उस टेम्परेचर, उस तापमान को हम क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। तो यही गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब कि किसी विशेष पदार्थ, कोई पदार्थ है क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका गलनांक निश्चित होता है, वो कभी घटता या बढ़ता नहीं है। यदि वो शुद्ध रूप से है तो उसका गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा। अगला गुण है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। अब यहाँ से वास्तविक ठोस का मतलब क्या है कि जैसा कि हम शुरुआत में ही बताए हैं कि ठोस जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में जो पहला था वो क्रिस्टलीय ठोस था और जो दूसरा था वो अक्रिस्टलीय ठोस था। तो क्रिस्टलीय ठोस का हमने डेफिनेशन पढ़ा कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात उनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, तो उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो आभासी ठोस है। आभासी ठोस का मतलब यह हुआ कि वो ठोस दिखता है लेकिन ठोस का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, उसको ठोस नहीं कहते हैं। वो बस ठोस जैसा दिखता है, वो वास्तविक ठोस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि वो आभासी ठोस है। और जो क्रिस्टलीय ठोस है ये ठोस के सारे गुण को फॉलो करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वास्तविक ठोस है। तो वास्तविक का मतलब कि वास्तव में ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं है, बस वो ठोस जैसा दिखता है, ठोस का सारा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह जो है ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तविक ठोस होते हैं। अगला पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। और इनकी एक और विशेषता होती है कि यदि इन्हें हम किसी धारदार हथियार से काटें तो जो सतह प्राप्त होता है वो एकदम चिकना होता है और सपाट होता है। जैसे आप जो है लकड़ी को अचानक तेज़ी से किसी कुल्हाड़ी से जो है
उसको तेज़ी से काटे तो उसका जो सतह होगा एकदम चिकना होगा और सपाट होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि उसको हम किसी धारदार हथियार से काटते हैं तो उसका जो सरफेस हमको प्राप्त होता है वो चिकना होता है और सपाट होता है। अगला गुण है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। तो यहाँ पर शीतलन वक्र कैसे निकालते हैं, तो हम किसी ठोस का शीतलन वक्र, चलिए देखते हैं ठोस का शीतलन वक्र कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को हम मिटा दें। मिटाने से पहले एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़कर जो है लॉन्ग रेंज में जुड़े होते हैं, एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घपरासी कहते हैं। लॉन्ग रेंज में जुड़े जरूर होते हैं लेकिन निश्चित ज्यामिति के तहत उनकी आकृति क्या होती है, उनकी व्यवस्था निश्चित होती है, तो उसको हम कहेंगे कि वो दीर्घपरासी हैं। तीसरा जो है इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे तो उसको हम गलनांक कहेंगे, उस तापमान को गलनांक कहेंगे। इनका गलनांक निश्चित होता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस का मतलब ये ठोस के सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है आभासी ठोस होता है, बस वो दिखता ठोस जैसा है, ठोस के सारे गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ये दृढ़ एवं कठोर होते हैं। तो दृढ़ एवं कठोर मजबूत होता है। यदि इसको हम किसी धारदार हथियार से काटें तो जो सतह प्राप्त होता है वो चिकना और सपाट होता है। अगला है कि शीतलन वक्र असतत होता है, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस का यदि हम शीतलन वक्र खींचें तो कैसा होगा, असतत होगा। तो यहाँ हम समझा रहे हैं कि शीतलन वक्र क्या है। तो शीतलन वक्र का मतलब हुआ, शीतल मतलब ठंडा करना होता है, और हम एक वक्र खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो हमको यहाँ पर कोई ठोस लेना पड़ेगा, क्रिस्टलीय ठोस, और उस क्रिस्टलीय ठोस का हम जो है शीतलन वक्र खींचते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ठोस ले लिया है, किसी भी ठोस की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, बर्फ लिया। बर्फ जो ठोस अवस्था में रहता है, तो बर्फ को अगर हम गर्म करें तो वो जल बनेगा। जल को अगर गर्म करें तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। तो शीतलन का मतलब कि हमको ठंडा करना है, तो हम एक ऐसा ठोस लिए हैं जो वाष्प अवस्था में है। ऑलरेडी हम एक ऐसा ठोस लिए हैं जो किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, शीतलन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो हमारा कोई है ठोस जो किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है। ये उसका ये तापमान है। आप वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को दिखा दीजिए और एक्स एक्सिस पर जो है समय को दिखा दीजिए। अब हमारा कोई ठोस पदार्थ है जो वाष्प अवस्था में है। हम यहाँ पर किसी विशेष पदार्थ का नाम नहीं रख रहे हैं, हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की बात कर लें तो कोई भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वो वाष्प अवस्था में, हमको उसका क्या करना है, शीतलन वक्र लेना है उसका। तो वाष्प अवस्था में है, हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो है तापमान घटा रहे हैं, उससे ऊष्मा ले रहे हैं। तो उसका जब तापमान घटाएंगे तो ग्राफ हमारा नीचे डाउन होगा, ग्राफ हमारा क्या होगा, नीचे डाउन होगा। मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, और 150 डिग्री सेल्सियस से उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको शीतलन कर रहे हैं, शीतल मतलब ठंडा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 140, 120, 110 और एट लास्ट कितना हो गया, 100। हम यह मान लेते हैं कि जो हम पदार्थ लिए हैं उसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हम यह मान लेते हैं कि उसका क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ को ही मान लेते हैं कि बर्फ हमने लिया, तो बर्फ हमारा किस अवस्था में था, वाष्प अवस्था में था। और वाष्प को जो हमने ठंडा किया, ठंडा करते करते हम कहाँ चले आए, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर चले आएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए वाष्प का तापमान शुरुआत में 150 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हम ठंडा कर रहे हैं
तो 150 से 40, फिर 20, फिर 10, ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए 100 पर। तो जैसे ही 100 पर हम पहुँचे तो यहाँ तो इसका तापमान 150 से घट के कहाँ आ रहा है 100 पर आ गया। लेकिन जैसे ही जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस के बाद से हम उससे ऊष्मा लेंगे तो उसका तापमान और घटेगा? तो नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर हम इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो अब इससे कितना भी ऊष्मा लेंगे तो इसका तापमान 100 डिग्री से कम नहीं होगा। अब 100 डिग्री से कम नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? तो आखिर वो ऊष्मा जा कहाँ रहा है? तो 100 डिग्री के बाद इसका तापमान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। हम ऊष्मा लेंगे, अब यहाँ जो होगा वो होगा अवस्था परिवर्तन, क्योंकि जल जो है 100 डिग्री पर वाष्प बनता है। जल को आप गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर वाष्प बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर वाष्प को आप ठंडा करेंगे तो जैसे ही 100 होगा वो जल में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ये वाष्प है और वाष्प का टेम्परेचर घटते घटते कहाँ आ गया है? 100 आ गया है। अब 100 से नीचे घटेगा नहीं, क्योंकि वाष्प का टेम्परेचर 100 डिग्री हो रहा है, तो अब 100 से नीचे ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से अवस्था परिवर्तन होगा। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा। वाष्प का तापमान हमारा 100 डिग्री ही रहेगा और अवस्था परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ से 150 से 100 तक आने में वाष्प ही है, बस उसका तापमान घटा है। लेकिन जैसे ही उसका तापमान 100 डिग्री हुआ अब वो वाष्प धीरे धीरे जल में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और जब तक वो जल में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाए, मतलब कि सारा का सारा वाष्प जब तक जल में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर कितना बना रहेगा? 100 ही बना रहेगा। मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पर नियत हो गया। और टेम्परेचर जब नियत हो गया तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब संपूर्ण वाष्प यहाँ पर अब किस में कन्वर्ट हो गया? जल में। संपूर्ण वाष्प किस में कन्वर्ट हो गया? जल में। हम फिर क्या करें? उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करते करते हम 90, 80, 70, 50, 40 ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए? 0 पर। तो निश्चित रूप से इसका फिर से टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और घटते घटते हम कहाँ चले आए? 0 पर। लेकिन जैसे ही 0 पर आए तो हम लोग जानते हैं कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि जल जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर पुनः एक बार ये तापमान फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि अब हम कितना भी ऊष्मा लेंगे तो इसका जो है तापमान, जो जल का तापमान है वो 0 के नीचे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? कि जब तक सारा का सारा जल बर्फ में नहीं परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ पर पुनः एक बार क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। और यह अवस्था परिवर्तन कितने डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब तक सारा का सारा जल बर्फ नहीं बदल जाएगा, बर्फ में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो तापमान बदला, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक तापमान क्या रहा? निश्चित रहा। फिर तापमान बदलना शुरू हुआ। फिर कुछ देर बाद तापमान क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ को हम कहेंगे कि ये क्या है? असतत है। अगर एक ग्राफ सीधा मिलता, सीधा मिलने का मतलब क्या है? कि इसका टेम्परेचर लगातार घटता रहता, लगातार इसका टेम्परेचर घटता रहता, तो ग्राफ हमारा कैसा मिलता? सीधा मिलता। और सीधा मिलता तो उसको, उस ग्राफ को हम कहते हैं सतत वक्र। और अगर हमारे ग्राफ में परिवर्तन हो रहा है कि एक बार घट रहा है, फिर नियत हो जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर नियत हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कि ये असतत है। अगर आप इसका उल्टा देखें तो मान लीजिए कि कोई बर्फ़ है और बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो -10 से -9 होगा, फिर -8, फिर -7, फिर -6। इसका तापमान लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। बर्फ़ का तापमान लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या बर्फ़ तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा? नहीं। जब बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके बर्फ़ पिघलना शुरू करेगा। और जब बर्फ़ पिघलना शुरू करेगा तो आप उसको अगर गर्म कर रहे हैं तो क्या बर्फ़ का तापमान बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है।
क्योंकि बर्फ़ का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब तक सारा का सारा बर्फ़ जल में परिवर्तित नहीं हो जाएगा तब तक बर्फ़ का तापमान 0 से 1 डिग्री नहीं बढ़ सकता है। तो सारा ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो गया, कहाँ जा रहा है, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रहा है। अब जैसे ही सारा बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाएगा तो जैसे ही मान लीजिए कि ये बर्फ़ है उसका टेम्परेचर कितना है, -10, -10 से हम कहाँ कर दिए, बढ़ाते 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 ले गए कहाँ पर, 0 पर। अब 0 से फिर ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि तापमान बढ़ नहीं रहा है, केवल अवस्था बदल रहा है। फिर यहाँ का सारा बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो गया, जल में। अब जब जल को गर्म करेंगे तो जल का तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ उसके बाद से फिर अब जल का तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 के बाद आप जितना ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा जो है कहाँ लगाएगा, अवस्था परिवर्तन में लगाएगा, क्योंकि जल जो है 100 डिग्री पर जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो आप कितना भी ऊष्मा देंगे तो जल का तापमान 100 डिग्री ही रहेगा और सारा का सारा ऊष्मा कहाँ खर्च हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन में। मतलब कि जल का तापमान यहाँ पर निश्चित रहेगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तो तापमान यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सारा का सारा जल वाष्प में परिवर्तित होगा, अब वाष्प का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार नियत है, फिर बढ़ा, फिर नियत, फिर बढ़ा, तो ये परिवर्तन के रूप में मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि असतत है। सीधा सीधा मिलता है, या तो एक समान रूप से घटता, नहीं तो एक समान रूप से क्या होता, बढ़ता, तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, सतत है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है यह कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। और उसके बाद से है इसका लास्ट पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिकता। तो विषम दैशिकता को समझने के लिए हम यहाँ पर NaCl नमक का जो है क्रिस्टल लेते हैं। तो NaCl को से समझ सकते हैं विषम दैशिक। तो विषम दैशिकता गुण कैसे समझेंगे, इसको ध्यान समझना है कि अगर, चूंकि NaCl क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, और क्रिस्टलीय ठोस कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, विषम दैशिक। विषम दैशिक है क्या, ध्यान समझना है कि विषम दैशिक में ये NaCl की संरचना हो गई। और NaCl की संरचना को अगर देखें, हम यहाँ से ऐसे देखें ऊपर की तरफ, तो अल्टरनेट एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, क्रम से, एक क्रम से Na के बाद Cl, Cl के बाद से Na, Na के बाद से Cl, Cl के बाद से Na, एक क्रम से दिखाई दे रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम ऐसे देखें, ऐसे, तो यहाँ Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, यहाँ Na के सामने Na, Na के सामने Na, फिर यहाँ Cl के सामने Cl, Cl के सामने Cl, यहाँ नीचे देखें तो Na के सामने Na। अगर आप ऐसे देखते हैं तो एक ही प्रकार के अणु दिखाई देंगे, लेकिन जब आप ऐसे देखते हैं तो अल्टरनेट दिखाई देगा, एक Na का दिखाई देगा, फिर Cl का, फिर Na का, फिर Cl का। तो आप दो एंगल से देख रहे हैं, आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एक अलग प्रकार से संरचना दिखाई दे रहा है, एकांतर क्रम में अलग अलग अणु जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी दूसरे साइड से देख रहे हैं तो सब एक ही दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप दो एंगल से देखने पर ये संरचना दो तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, विषम दैशिक। विषम मतलब कि अलग अलग, और दैशिक मतलब कि अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो संरचना क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, विषम दैशिक। तो ये हुआ क्रिस्टलीय ठोस के गुण। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग की बात कर लें, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग जो है आभूषण निर्माण में किया जाता है। आभूषण का मतलब होता है गहना। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है, जैसे हीरा मान लीजिए, तो हीरा जो है एक क्रिस्टलीय ठोस है और हीरे से जो अच्छे आभूषण बनते हैं, काफ़ी महंगे आभूषण बनते हैं। तो चूँकि क्रिस्टलीय ठोस, हम उसके गुण में पढ़े हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, कठोर होता है। तो उसकी कठोरता के कारण जो है उससे आभूषण बनाए जाते हैं। उसके अलावा घड़ी निर्माण, जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज का कलाई घड़ी बनता है और दीवार घड़ी बनता है। तो हम घड़ी के निर्माण में भी क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा अन्य कच्चे पदार्थों में भी क्रिस्टलीय ठोस
से अन्य कच्चे पदार्थों का भी निर्माण किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।